सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो एसे का सेक्शन चल रहा है, निबंध के सेक्शन में पॉलिटिकल इशू पर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध बन सकता है वो भी आप लोग के ग्रुप में कराया जा रहा है। मैं एक लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया था कि पॉलिटिकल इशू पर कौन कौन से टॉपिक हमको तैयार करना चाहिए निबंध के लिए, ठीक है। क्योंकि जो मैं लिस्ट दिया था यूपीएससी के पैटर्न पे, तो लगभग 14-15 में टॉपिक दिया हूँ, जिसमें कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बार में भी इलेक्शन से एक ऐसे का टॉपिक आ सकता है। उसमें भी खास करके एक देश एक चुनाव, इसको काफ़ी अच्छे से करके जाना है। न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी इस तरह की चीज़ें आ रहा है और मैं एक न्यूज़पेपर कटिंग भी शेयर किया था जहाँ काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को इस टॉपिक के बारे में दिया गया। दूसरा कि डेमोक्रेसी से संबंधित आ सकता है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल, या आज़ादी के 75 वर्ष में हमने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा, या वे सपने जो भारत को सोने ना दे, इस तरह के ऐसे आप लोग को ऑलरेडी बता दिया गया है। तीसरा टॉपिक एक इसमें संघवाद या फेडरलिज्म, जिसमें कि केंद्र राज्य संबंध क्या है, इसके बीच क्या विवाद है, तो ये यहाँ से भी जो है यूपीएससी पूछ चुका है, तो मे भी पीपीएससी भी यहाँ से टॉपिक उठा सकता है। दूसरा, चूंकि अभी संविधान लागू हुए 75 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यायपालिका से भी जुड़ा क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता या न्यायिक से कुछ ऐसे मुद्दे जो कि एफए के टॉपिक में आपको आ सकता है। पंचायती राज कितना सफल कितना क्या, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। गठबंधन की सरकार हमारे देश में भी, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में, कई राज्यों में गठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन सरकार के टॉपिक से आपका में भी एक क्वेश्चन तक ऐसे में बन सकता है। बाकी आरक्षण से क्वेश्चन, आरक्षण कितना अभी तक सफल हुआ है भारत में, या महिला आरक्षण जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब कोई टॉपिक ऐसे आ सकता है। धर्मनिरपेक्षता से क्वेश्चन आ सकता है, सोशल मीडिया से आ सकता है, राष्ट्रवाद से आ सकता है, और धर्म और राजनीति को जोड़ के इस तरह से ना आपका ऐसे बन सकता है। तो मेरे ख्याल से आप इन सब टॉपिक पे अगर ऐसे आ जाए तो इसमें आप मोटा मोटी क्या लिखेंगे, कौन सा कोटेशन यूज करेंगे, कौन सा पोइट्री यूज करेंगे, या क्या आप एग्जाम में लिखेंगे, एक कम से कम आप यहाँ से अभी सोच के जाएं। अगर लोकतंत्र से कोई अगर आ जाए, हालांकि मैं यूट्यूब पर बताया भी हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। संघवाद से, मतलब ये सब टॉपिक पर आप कुछ कुछ पोइट्री स्टेटमेंट कुछ सोचिए कि हमको एग्जाम में जब इस टॉपिक पर ऐसे अगर क्या लिखना। इसी तरह से करके भी मान लो पॉलिटिकल इशू आप लोग का हो गया है, फिलोसफिकल इशू पे हो गया है, बिहार स्पेसिफिक पे सेक्शन सी हो गया, बाकी और इसमें हम लोग इकोनॉमिक इशू पे करेंगे, या क्या कहते हैं आईआर अगर कोई बेस पर करेंगे, साइंस टेक बेस पर, तो आपको ऐसे लगभग ना हर एक सेक्शन में अगर लगभग 15 अगर इससे टॉपिक कर लेंगे, लगभग 70-80 टॉपिक, तो मेरे ख्याल से कोई भी निबंध आप एग्जाम हॉल में अच्छे से लिख पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो आपका फेडरलिज्म मैं बताने की कोशिश करूँगा, दूसरा आपका एक पंचायती राज, बाकी आने वाले लेक्चर में ये सभी टॉपिक में कवर करूँ। सबसे पहले हम इसमें पंचायती राज को कवर करेंगे। और देखिए मैं बार बोलता हूँ, किसी भी टॉपिक के निबंध में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ उसके बारे में स्टेटमेंट है, कुछ किसी अगर कोई दोहा है, कोई पंक्ति है, तो वो आप अपने अगर आंसर में पुट करें तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। जैसे कि अगर आप पंचायती राज को लेकर अगर लिखना चाहेंगे, देखिए इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए गांधी जी का एक बहुत बड़ा मतलब कि अच्छा स्टेटमेंट है कि अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा, जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे, या यूं कहिए कि ना तो कोई पहला होगा ना ही क्या होगा आखिरी होगा। ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं पंचायती राज के बाद। अगर टॉपिक मान लीजिए पंचायती राज में ऐसा कुछ आ जाए ऐसे में कि पंचायती राज व ग्रामीण विकास, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, तो जब भी कभी इस तरह का आवे तो महात्मा गांधी का कोटेशन या एक दो और कई सारे ऐसे स्टेटमेंट है या पंक्ति दोहा से भी आप शुरू कर सकते हैं। एक तो पहला तो आप ये लिखेंगे, अगर पंचायती राज से अगर कोई ऐसे आ जाए ना, आप इस चीज़ को मोटा मोटी याद कर लीजिए, एग्जाम हॉल में आप इसको क्या करेंगे लिखेंगे। एक दो चीज़ और है पंचायती राज के बारे में, चूँकि देखिए हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को लागे लगभग 30 साल से ज़्यादा हो चुका है, और इस 30 साल में कुछ वहाँ से हमको कमियां भी निकल के सामने आई है। जैसे कमियां क्या है, यहाँ पे एक विनोद तिवारी का एक यहाँ पे है पंक्ति कि कहाँ रही अब भैया अगलू जुम्मन वाली पंचायत, जो परमेश्वर के स्वरूप उन पंचों वाली पंचायत, अब तो जोर जुगाड़ चुनावी
दंड फंद सब कुछ जायज, पंचायत तो है पर आदर्शों से खाली पंचायत। मतलब कि अगर जहाँ पूछ दे कि पंचायती राज के बारे में अगर आपको कुछ भी उपलब्धियां लिखने के बारे में, उसमें क्या कमियां हैं, अगर वो लिखने के बारे में आ जाए तो आप कहीं बॉडी पार्ट में इस पंक्ति को मतलब कि ना कर सकते हैं, इनपुट में दे सकते हैं, या इसको आप कहीं भूमिका भी अगर लिख सकते। अगर मान लीजिए कि पंचायती राज कितना सफल है, कितना असफल है, अगर आप थीम लेते हैं भाई हम असफलता शुरू करेंगे, इसकी कमियों से शुरू करें, तो आप इस ये पंक्ति लिखिए और तब जाकर आप ऐसे को क्या कीजिए आगे बढ़ाए, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत। एक अथर्ववेद का एक देखिए पंक्ति है, जनशक्ति उत्क्रमित होकर ग्राम सभा, ग्राम समिति और मंत्रिमंडल में क्या होगी, परिणत होगी। आप यहाँ से बाकी गांधी जी का मैं ये बता ही दिया, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। एक देखिए लोकोक्ति भी है यहाँ पे, पांच पंच मिली कीजय काज, हारे जीतना होबे लाज। तो ये भी एक यहाँ पे ले सकते हैं, कितना अच्छा दोहा पंक्ति आपका यहाँ पे बन सकता है। तो कहने का मतलब है ना, इस तरह की चीज़ें जो अगर ऐसे में इनपुट करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। अगर मान लीजिए आपको ये अगर निबंध आ गया कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास, तो इस तरीके से देखिए आपके पास जो इस तरह के ऐसे को लिखने, थोड़ा सा आपका जीएस का जो नॉलेज है वो आपका कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो इसमें पंचायती राज और ग्रामीण विकास सीधे मतलब कि टॉपिक दे दिया है आपको, तो आप इसमें इस पंक्ति से या कोई दोहा पंक्ति या इस स्टेटमेंट से शुरू करें। अब यहाँ पे जो कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास को जोड़ के लिखना है, तो सबसे पहले हम पंचायती राज का कैसे डेवलपमेंट हमारे देश में हुआ है, कुछ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाएंगे, अभी आधुनिक काल तक आएंगे। फिर जो 73वें संविधान संशोधन के जरिए जो भी हमारे देशों में 29 विषय दिया गया है पंचायती राज को, उसके द्वारा कितना ग्रामीण विकास हुआ हमारे देश का, वो लिखना है। कहाँ करोड़ डेवलपमेंट, उसमें क्या कमियां हैं, क्या चुनौतियाँ, क्या उसमें आगे हम कर सकते, इन सब तमाम बातों का इसमें हमको क्या करना है, जिक्र करेंगे। तो आप इसमें बॉडी पार्ट का मैं बताने की कोशिश करता हूँ, उसमें क्या लिखेंगे कि यही कि पंचायती राज सदियों से भारत में स्वशासक के रूप में कार्य कर रही है, या लिच्छवी डेमोक्रेटिक सिस्टम जो प्राचीन काल वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो कुछ ऐतिहासिक पक्ष ली, जैसे कि चोला डायनेस्टी में था, फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में यहाँ पे आया गया, इसको लाया गया। फिर स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का स्वराज का क्या कॉन्सेप्ट था, या ग्राम स्वराज वो क्या कहते थे, ये लिख दें। आज़ादी के पहले भी गांधी जी हमेशा इसकी बात करते रहते थे। फिर जब देश आज़ाद हो गया तो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में से हमको इसको हमने डाला। फिर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश में शुरू हुआ। फिर उसके बाद कई समिति का गठन हुआ, जैसे मेहता समिति, सिंघवी, ये सब समिति का आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। और फाइनली 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन से स्थानीय सरकार की क्या होती है, स्थापना और संवैधानिक रूप इसमें दर्जा दिया जाता है। अब इसका कुछ विशेषता त्रिस्तरीय है, एक प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, 5 वर्ष में चुनाव होता है, 21 साल उम्र है, ठीक ना। ऐसे करके जो इसके प्रमुख जो प्रावधान है वो जिक्र करेंगे। 11 अनुसूची दिया गया है, ठीक ना, 11 में जोड़ा गया, 29 विषय है, इसका आप वर्णन करेंगे क्या क्या किसमें विषय है, ठीक ना। अब इनके बाद आप लिखें ग्रामीण विकास के बारे में, कृषि है, भूमि है, पशुपालन है, पेयजल है, ईंधन है, सड़क है, बिजली है, जो ग्रामीण विकास का काम इसके में हुआ है, कुछ आपको फैक्ट के साथ, कुछ डेटा अगर कहीं कहीं कुछ है, कुछ समिति का कुछ रिपोर्ट है, या कुछ सरकार का कोई स्टेटमेंट कुछ है, सरकार का कोई डेटा आपके पास है, तो इनपुट के साथ ग्रामीण विकास को दिखाएंगे। मतलब ये फिर वही उपलब्धि, और अभी इसमें कुछ कुछ क्या क्या, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ आपको कमियां दिखाई पड़ती है। इस कमियों को हम इस प्रकार करके देख सकते हैं, कुछ कमियों को दिखा दें। फिर इसमें क्या आप अपने लेवल उपाय सोचते हैं, उस उपाय को भी आप लिख देंगे, ठीक ना। तो आपका ये जो है ना आंसर अच्छा हो जाएगा। जैसे कि इसमें जैसे कमियां में क्या दिखाएंगे, जैसे कि अभी भी लगातार चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद जो है इसमें अभी मुखियापति, ऐसे कई सारे चीज़ें चुनौती हैं, फंड की इसके पास कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। अभी भी जो है ना वित्तीय इनको उतना अधिकार नहीं है, जो प्रशासनिक इस पर दबाव बढ़ाते हैं, कई सारे कमियां। मतलब आपने पॉइंट बाई नहीं बल्कि हर एक चीज़ को पैराग्राफ में लिख के आंसर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ये पूरे इसको। तो अगर इतना अगर डायमेंशन लिखे तो आराम से आपको इसमें 700-800 वर्ड में ऐसे में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक हम इसमें लेते हैं, दूसरा टॉपिक आपका लेते हैं हम संघवाद या केंद्र राज्य संबंध। देखिए केंद्र राज्य संबंध एक बड़ा टॉपिक है, ठीक ना। तो इस टॉपिक में जो है क्वेश्चन अभी देखिए यूपीएससी का हम बात करते हैं, कई तरह के क्वेश्चन यूपीएससी इसमें पूछ चुका है। जैसे कि
केंद्र संबंध में, जैसे कि एक जो से क्वेश्चन है इसमें कि भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव, ये 2017 में पूछा। इसलिए पूछा क्योंकि उसमें जो है ना जीएसटी जो है ना लागू हो चुका था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा देखिए क्वेश्चन, निर्धनता उन्मूलन से लेकर जनशक्तिकरण की दृष्टि से भारत में पंचायती राज प्रणाली का मूल्यांकन, क्योंकि केंद्र राज संबंध में तो चूंकि स्थानीय सरकार का ही पॉइंट आ जाएगा, तो ये देखिए अलग से आपको पंचायती राज में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद देखिए ये लघुत्तर राज्यों का सृजन और परिणामी प्रशासनिक आर्थिक और विकासी निर्धारण, मतलब कि जो नए राज्यों की जो मांग होती है हमारे देश में, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो 16 में पूछा कि संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, जो वाटर डिस्प्यूट, उसमें काफी चर्चा में था, यहाँ से पूछ दिया। एक फिर पूछा गया 16 में ही सहकारी संघवाद मिथक है या यथार्थ, हमारे देश का जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये मिथक है कि यथार्थ, आपको इसमें पक्ष विपक्ष में दोनों बात यहाँ पे लिखना है। फिर एक 17 में पूछा कि भारत में संघ और राज्यों, वही एक ही क्वेश्चन हो गया, जल संसाधन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए, 2004 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। भारत में भाषा की समस्या, उसका भूत वर्तमान संभावना है। अभी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जो बयान आया है कि त्रिस्तरीय भाषा के फार्मूले पर, इस तरह से ऐसे बीपीएससी में भी आपका पूछ सकता है। बाकी अगर इस टॉपिक से अगर हम संभावित प्रश्न देखेंगे तो क्या क्या बन सकते, कि भारत सहयोगी संघवाद से प्रतिस्पर्धी संघवाद की दिशा में बढ़ रहा है, हो सकता है। भारत में नदी जल विवाद का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, या पंचायती व्यवस्था ने आम ग्रामीण जनता को कितना सशक्त किया है, ठीक ना। तो ऐसे करके जो है ना आपका, या भारत में भाषा की समस्या को सुलझाने के लिए त्रिभाषा सूत्र एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस तरह के ऐसे के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन हाँ आपको पहले से ही इस सब टॉपिक पे कुछ कंटेंट आपको जमा करके रखना पड़ेगा। तो अब देखिए जब भी कभी केंद्र संबंध आ जाए, तो अगर ऐसे या संवाद पे आ जाए, तो सिंपल सा बात ये है कि आपको इस सब ऐसे में क्या क्या कुछ कुछ पंक्ति दोहा यूज कर सकते हैं, मैं उसकी चर्चा करता हूँ, तब मैं इसको जो है ना आपको आगे बताऊंगा इसमें और क्या क्या कंटेंट आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहीं पे है कि नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट है, संघवाद अब केंद्र राज्य संबंधों की फॉल्ट लाइन नहीं है बल्कि टीम इंडिया की नई साझेदारी की परिभाषा है, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। दूसरा जो है इसमें आप जैसे कि अगर कभी भाषा को लेकर अगर आ जाते हैं, कहते हैं हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है, ये जॉर्ज गिरिसन कहते हैं। उसी तरह जैसे कि आपका हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा, अगर भाषा से अगर कोई विवाद अगर कोई ऐसे आ जाए ये लिख सकते हैं, ठीक ना। तो करके इस तरह से आप चीज़ों को इसमें कुछ कुछ इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना इसमें क्या क्या अगर सहकारी संघवाद या संघवाद से कोई भी अगर टॉपिक ऐसे मतलब क्या क्या आपको सोचना चाहिए, इसमें देखिए क्या क्या। पहला देखिए जो है ना केंद्र संबंधों में एक पहले बात है, नए राज्यों के निर्माण का बात लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि आज़ादी के बाद अब देखेंगे तो यहाँ ये सब विवाद है। तो जैसे कि आज़ादी के बाद ही आपको पता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसमें कि 14 राज्य बने थे। फिर 1966 में पंजाब के बिहार बाद हरियाणा का, मतलब उसके बाद कई राज्य का निर्माण हुआ। देखिए 1956 में 14 सिंपल राज्य था, अभी भर के कितना दोगुना हो गया है। तो कहीं ना कहीं नए राज्य तो बढ़े हैं ना, और नए राज्यों की मांग कहीं ना कहीं केंद्र संबंधों को प्रभावित तो करता ही करता है। अभी भी देखिए पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कई राज्यों की डिमांड हो रही है, हरित प्रदेश, अवध प्रदेश। तो जब भी कभी केंद्र संबंधों में आवे तो एक पॉइंट आप ये नए राज्यों के निर्माण को लेकर भी बात लिख सकते हैं। मतलब कि एक देखिए अगर फेडरल टॉपिक पर कोई निबंध आता है तो आपको देखिए सब मिला के 800 वर्ड में लिखना है मोटा मोटी। तो देखिए 100 वर्ड तो 150 वर्ड तो आप भूमिका के रखेंगे, लगभग 100 वर्ड आप निष्कर्ष के रखेंगे, 200-250 वर्ड आपका खत्म हो गया, बचा आपके पास 600 वर्ड। उस 600 वर्ड के बॉडी पार्ट में अगर मान लेते हैं अगर आप एक पैराग्राफ में 60 वर्ड लिखते हैं तो 10 पैराग्राफ लिखेंगे। तो अभी से ये फिक्स कर लीजिए कि हम 800 वर्ड मोटा मोटी लिखने जा रहे हैं, और हर एक पैराग्राफ में अगर हम 80 वर्ड लिखेंगे तो 10 पैराग्राफ होगा।
और उस 10 पैराग्राफ का कंटेंट तैयार करके रखिए हर एक एसे के लिए, बहुत देगा फायदा। और लास्ट ईयर भी जब मैं 68 में भी और 69 में बहुत लोगों को इसी तरह बताया था, और मैक्सिमम का मार्क्स जो है उसमें अच्छा 170, 180, 190 तक आया है सीटों 69 में, ठीक ना। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, केरला में एक आप नदी जल विवाद लिख देंगे, कई राज्यों में नदी का विवाद है, तमिलनाडु उधर केरला है, तो ये सब कुछ आप करंट का चीज़ें याद रखेंगे, ठीक। दूसरा जो है इसमें, और आप इसमें क्या पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसे अभी देखिए अभी हमारे देश में ना प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धी संवाद का नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसको खास करके नीति आयोग बढ़ावा दे रही है। नीति आयोग क्या कर रही है, कई सारे सूचकांक इंडेक्स जारी करके कौन राज्य कितना विकास में आगे किया है, विकास के लेवल पे प्रतिस्पर्धा की यहाँ बात होती है, ठीक ना। तो इसको, इस एंगल को आप डाल सकते हैं। न्यू इंडिया की बात हो रही है, विकसित भारत की जब हम बात करेंगे तो हर एक राज्यों को आपस में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, तभी जाके देश जो है आगे बढ़ेगा, ये दिखा सकते हैं। दूसरा देखिए 1990 के बाद जब से हमारे देश में उदारीकरण, निजीकरण का कॉन्सेप्ट आया है, तो केंद्र राज्य आपस में सहयोग करके चल रहे हैं। हमारे यहाँ सहकारी संघवाद का भी कॉन्सेप्ट वर्तमान में है, और आपका प्रतिस्पर्धी संघवाद का भी है। देखिए अगर आज़ादी के बाद 1950 के बाद अगर देखिएगा, जब से संविधान लागू हुआ है, हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर का ना नेचर बदलता दिखाई पड़ेगा, संघवाद का नेचर या स्वरूप बदलता दिखाई। जैसे देखिए 1950 से लेके मोटा मोटी 1900 जब इंदिरा गांधी तक के देखिएगा, शासनकाल तक में देखिएगा, एक कहीं ना कहीं केंद्रीकृत टाइप का संवाद रहता है, जहाँ पे सेंट्रल ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन जब गठबंधन सरकार की दौड़ आई तो कहीं कहीं बीच में आपको देखिए सौदेबाजी वाला संवाद भी आया, और 1990 के बाद सहकारी संवाद, और जब फिर नीति आयोग बना है आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धी संवाद का कॉन्सेप्ट आ गया। तो नेचर बदलता, आप इन सब बातों को भी अपने निबंध में आप डाल सकते हैं। तो सहकारी संवाद में यही होता है कि भाई कि जो आपस में हमने मतलब देश के निवासियों को कल्याणकारी शासन प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्यों के द्वारा आपस में सहयोग स्थापित करना, ठीक ना, या सहकारी संघवाद कहते थे, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए और भी कई सारे मुद्दे हमारे देश में हैं केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। सबसे पहला बड़ा आप इसमें राज्यपाल की भूमिका को दिखा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ, तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया वो आप यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 356 का हमारे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस 100 से अधिक बार लागू हो चुका है, आप इसका जिक्र कर देंगे। दूसरा जो जीएसटी तो खैर ठीक है लागू हो चुका है राजकोषीय संघवाद के तहत, ठीक ना, लेकिन जीएसटी में भी कई सारे इशू हैं, या केंद्र प्रायोजित कई सारी योजनाएं हैं जहां सरकार हमेशा उस पर जो है ना केंद्र सरकार पे ब्लेम लगाती है हमको फंड नहीं मिलता है, ठीक ना। आर्थिक स्तर पे संसाधनों का वितरण, कोई राज्य बहुत ही डेवलप है, कोई राज्य अनडेवलप है, इसका भी विवाद है। टैक्स लगाने का भी कुछ इशू आ जाता है, टैक्स कलेक्शन का कुछ बात आ जाता है। तो ऐसे सारे कई सारे जो है ना आप इस संवाद के इस ऐसे में इतने सारे बात को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी जो है ना जब भी कभी इस पे आएगा तो ध्यान रखिएगा, नए राज्यों का निर्माण का बात लिखिए, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद लिखिए, नीति आयोग लिखिए, जीएसटी लिखिए। हाँ इसमें छूट गया आपका 14वें और 15वें वित्त आयोग का भी आप कॉन्सेप्ट डालिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद को आगे बढ़ने दिशा में बहुत बड़ा काम है। कोविड-19 के समय में कुछ केंद्र राज्य संबंधियों में कुछ विवाद आया था, वो भी आप इसमें जिक्र कीजिए, ठीक ना। और दूसरा बात, जब भी कभी सेंट्रल में अगर किसी और पार्टी की सरकार होती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार, दोनों में आप देखिएगा बयानबाजी चलते रहता है, जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में देखिए और केंद्र सरकार में देखिए। तो ये सब चीज़ ना आप इस ऐसे में आराम से लिख सकते हैं। बीच बीच में कुछ दोहा, कोई पंक्ति, अगर अच्छा स्टेटमेंट अगर आता है उसको भी लिखकर आगे आप बढ़ सकते हैं। अब इसी में एक ऐसे बन सकता है कि सहकारी संघवाद कोऑपरेटिविज्म जो है मिथक है, मतलब हवा वाली बात है कि सच में कुछ यथार्थ भी है। और इस टॉपिक पर निबंध आया तो मतलब ये है कि सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक ना। इंडिया में कितने मतलब कि लेवल पे इसको लागू किया जा चुका है, या कहाँ कहाँ कुछ कुछ कमियां हैं, कहाँ मतलब इसके अगेंस्ट में, इसके फेवर में आपको जो है ना लिख के ऐसे को क्या करना है, ख़त्म करना। भूमिका के लेवल पर आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आप इस तरह से कुछ करके लिख सकते हैं कि भारतीय इतिहास अति प्राचीन है, जहाँ प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएँ अति संसारी होने के साथ विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ अनेकों भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं तथा अलग अलग
जातीय समूह सौहार्द और सहिष्णुता के साथ निवास करते हैं। ऐसे में इस विशाल विविधता एवं अनेकता वाले देश में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए संघीय व्यवस्था का चुनाव किया गया है। तो आप यहाँ से भी थीम लेके जो है ना ये भूमिका इसमें आप लिख सकते हैं। संघीय दिखा दीजिए। अब यहाँ पे लिखे चूंकि संघवाद की अवधारणा अमेरिकी संविधान से संबंधित है, जहाँ संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा राज्यों और केंद्र के मध्य होता है तथा राज्य अत्यधिक स्वायत्त होती है, जिन्हें केंद्र के अधीन न होकर उसके समतुल्य माना जाता है। लेकिन भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से अलग है। यही कारण है कि इसके संदर्भ में सहकारी संघवाद की चर्चा की जाती है। तो आप जो है ना सेकेंड पैराग्राफ में तुरंत आप सहकारी का भी यहाँ पे बात लिख दिए। अब आगे इसको कैसे लिंक करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि सहकारी संघवाद की आवश्यकता भारत में क्यों है। तो देखिए कई सारा ऐसे में क्या होता है, एक पैराग्राफ का दूसरे से लिंक नहीं होता है। जब आप इस पहले पैराग्राफ को पढ़िए वीडियो पॉज करके, आपको लगेगा नहीं इसमें जो बात लिखा गया है, फिर देखिए सेकंड पैराग्राफ में आपको लगेगा लिंक है, और ये जो आपका लाइन दिख रहा होगा। अब प्रश्न यह उठता है, ये इस पैराग्राफ को इससे लिंक करने का काम करता है। ऐसे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लिंक अगर हो गया तो आपका फ्लो अच्छा हो गया ऐसे का। और फ्लो अच्छा है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, आप उम्मीद कर सकते हैं 60+ मार्क्स का। अगर आपका ब्रेक होगा, लिंक टूटेगा, तो आपको मार्क्स वहाँ कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप इस मोटर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वही कि क्यों आवश्यक है, इसकी गहनता से विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद कनाडा से प्रेरित है, जहां केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं, जबकि राज्य की शक्तियां न केवल सीमित है बल्कि वित्तीय मामले में भी केंद्र पर निर्भर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारतीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के साथ साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समान महत्व देने के लिए सहकारी संघवाद की वकालत की थी, जिसमें केंद्र की अधिक शक्तियां राज्यों के अस्तित्व का संकट में डाल सकती है। लेकिन यदि टीम इंडिया के विजन को अपनाया जाए तो समान साहित्य की अवधारणा को ध्यान में रखकर समझ विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब ऐसे आगे बढ़िए। अब प्रश्न उठता है कि संविधान निर्माताओं ने जिस अनेकता में एकता वाले संघवाद को अपनाया था वह कितना सार्थक हुआ है। चूंकि भारतीय संघवाद केंद्र को सशक्त बनाता है, इसलिए शक्तियों के अतिक्रमण एवं अतिव्यापन के कारण केंद्र और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनी हुई है तथा यह भारतीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में मिथक प्रतीत होता है, जिन्हें अधोलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो आप कई सारा जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत केंद्र बिना किसी राज्य की अनुमति से उसकी सीमाओं में चेंज करना या गठन विभाजन की शक्ति रखता है, इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर राज्य, तो ऐसे करके ना ये कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या ना विवाद है या राष्ट्रपति शासन की बात है वो जिक्र कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद के खिलाफ है, राज्यपाल का इशू लिख सकते हैं कि ठीक ना कहीं राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ आप बातों को कह सकते हैं। ठीक ना, शक्तियों का बंटवारा कहीं ना कहीं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है वो भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये मिथक लगता है। ठीक ना, नदी जल विवाद का आप बात लिख सकते हैं, जो भी अभी जस्ट में इसके पहले चर्चा किया था। ठीक ना, ये सब। दूसरी ओर सहकारी संघवाद के यथार्थ की हम बात करते हैं तो इसमें आप कई सारे सरकारी आयोग, पूंछी आयोग का बात कर सकते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक होता है वो बात आप कर सकते हैं, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ये बात कर सकते हैं, नीति आयोग का गठन हुआ है, कहीं ना कहीं नीति आयोग सहकारी संघवाद के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, वित्त आयोग का प्रावधान आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सब सारे डायमेंशन अगर आप लिख देंगे ना, देखिए अभी वित्त आयोग का बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसको कंटेंट को देख लीजिए, आप ये लिख सकते हैं। ठीक ना, तो नीति आयोग सहकारी संघवाद लिख ऐसे करके ना आप इसके पॉजिटिव मतलब इसके फेवर में बात लिख सकते हैं। 15वां वित्त आयोग अभी फर्मा का गठन हुआ, ये भी आप चर्चा कर लीजिएगा। कोविड-19 में मिलकर काम किया गया, ये भी सहकारी संघवाद को लेके बड़ा कदम है। ठीक, तो ऐसे करके आप बातों को कर सकते हैं। ठीक ना, तो अंतिम में दोनों पक्ष विपक्ष में लिख के इस प्रकार यह जरूरी हो गया कि सहकारी संघवाद की भावना को अनेकता में एकता के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप बनाना चाहिए। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा दलगत राजनीति से ऊपर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अवधारणा को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं राज्यों को भी केंद्र के साथ कंधे से कंधे मिलाकर स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में भागीदारी सिद्ध करनी चाहिए। अतः राज्यों को राष्ट्र के लिए और राष्ट्र को राज्य के लिए ये अवधारणा को सफल बनाकर ही भारत की वैश्विक स्तर पर समृद्धशाली बनाया जा सकता है या 2045 तक विकसित भारत बन सकता है। ऐसा करके आप एक इस एशे का निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो इसमें मैं इस पूरे लेक्चर में एशे में बताने का मैं कोशिश किया कि कैसे आप फेडरल वाले टॉपिक का निबंध लिख सकते हैं,
पंचायती राज का लिख सकते हैं। बाकी आने वाले लेक्चर में जो भी छूटा हुआ पॉलिटिकल इशू का वो कई सारा है उसको हम बता देंगे। तो आपको कंटेंट पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा, बस आपको ये है कि जो मैं बता रहा हूँ उसका रफ वर्क कीजिए और उसको ऐसे को लिखिए। बिना लिखे नहीं होगा, खाली सुन लेंगे तो काम नहीं चलेगा, लिखिए। बाकी न्यायपालिका पे और भी कई सारे टॉपिक है, मैं वो जल्द से जल्द करा दूंगा। आप लोग अपना लिखने पर ध्यान दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।